अच्छा बात सुनिए, देखें बजट्स की थ्योरी कोई इतनी ख़ास नहीं है, बजट्स में कम ही थ्योरी है। अब बजट्स वही हैं जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर थ्योरी थी कि बजट्स हम लोग बनाते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं कि आने वाले महीने में या आने वाले साल में हम लोग कितने यूनिट्स सेल करेंगे, कितने यूनिट्स बनाएंगे, कितने ख़रीदेंगे किस प्राइस पे, और कितना कैश हमारे पास होना चाहिए, कितने पैसे आएंगे, कितने पैसे जाएंगे, कोई शॉर्टफॉल है। फिर डेटर का भी बजट बनता है कि डेटर्स कितने होंगे, और सप्लायर्स क्रेडिटर्स का भी बजट बनता है, क्रेडिटर्स कितने होंगे, और आखिर में बनता है मास्टर बजट कि इनकम स्टेटमेंट, बजटेड और बैलेंस शीट। अब बजटिंग में इतना कुछ पढ़ाने वाला नहीं है, मतलब फॉर्मेट्स हैं छोटे छोटे से, ज़्यादा कोई बड़े फॉर्मेट्स नहीं हैं, बहुत छोटे छोटे से टॉपिक हैं। है जो इसको बताने वाली चीज़ वो 15-20 मिनट की है, इससे बड़ा नहीं है। मसला क्या है, इसके हर सवाल में फ़र्क है, तो सवाल करने पड़ेंगे हमें, ज़्यादा सवालों में टाइम लगेगा, टॉपिक में ऐसा टाइम नहीं लगेगा। अब सेल बजट है, सेल बजट ऐसे होता है, ख़त्म, एक फॉर्मेट है छोटा सा। परचेज बजट ऐसे होता है, प्रोडक्शन बजट ऐसे होता है, बजटेड इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट वैसी होती है जैसे इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट हम लोग बनाते हैं। डेटर का फॉर्मेट ये होता है, क्रेडिटर का ये होता है, मतलब ये फॉर्मेट्स ऐसे इतने कुछ नहीं है। लेकिन सवाल में, हर सवाल में वो एक अलग चीज़ दे देता है। तो इसकी वही वाली बात है, जैसे सिंगल एंट्री वाला टॉपिक है, आप जितने क्वेश्चन करते रहोगे आपको उतना ही पक्का होता रहेगा। बजटिंग में भी ऐसे ही है, कभी किसी सवाल में कोई कंडीशन देगा। देखिए हर बिजनेस अपने हिसाब से बजट बनाता है। फॉर एग्जांपल, अब मैंने डिसाइड करा मुझे नेक्स्ट मंथ 600 यूनिट सेल करना है, तो मैं बनाऊंगा भी 600, तभी बिकेंगे ना, या मैं 600 से थोड़े से ज़्यादा बना लूँगा कि अगर अनएक्सपेक्टेडली थोड़ी डिमांड ज़्यादा आ जाए तो मैं ज़्यादा भेज दूँ। इन्वेंट्रीज मैं कितनी रखता हूँ, तो अब यहाँ पे वो हर बिज़नेस का अलग हिसाब होगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मुझे 20% इन्वेंट्री चाहिए, क्लोजिंग इन्वेंट्री हर साल, हर महीने। अगर मुझे 600 यूनिट्स बेचने हैं नेक्स्ट मंथ, तो उसका 20% 120 मेरे क्लोजिंग स्टॉक में होना चाहिए। किसी और बिजनेस का कुछ और होगा, तो चीज़ें वही होंगी, लेकिन सवाल में कंडीशंस बदलती रहेंगी कि एक बिजनेस की क्लोजिंग इन्वेंट्री इतनी होनी चाहिए जितना वो अगले महीने बेच रहा है उसका आधा। जनवरी की क्लोजिंग इन्वेंट्री इतनी होनी चाहिए जो मैं फेब में सेल करूंगा उसका हाफ जनवरी के एंड में होना चाहिए। किसी और बिजनेस का बोलेगा 1 क्वार्टर होना चाहिए, किसी और बिजनेस का बोलेगा पूरा अमाउंट होना चाहिए। तो बस ये सिचुएशंस वो चेंज करता रहेगा, ये स्टेटमेंट्स वो चेंज करता रहेगा, जिसकी वजह से आप सवाल में आपको नई वैल्यूज़, नई स्टेटमेंट्स मिलती रहेंगी, लेकिन टॉपिक तो वही है। तो इसके जितने ज़्यादा हम सवाल करेंगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा कि वो सवाल इस तरह भी दे देता है, सवाल में ये भी पूछ लेता है। अब कुछ भी हो सकता है ना, किसी भी बिजनेस की प्लानिंग है, वो बिजनेस इस तरह प्लान कर रहा है, इतना बनाएंगे, इतना बेचेंगे, इतना खरीदेंगे, इतना कैश रखेंगे, वो बिजनेस किसी भी तरह कर सकते हैं। फिर कैश बजट में डेटर्स हैं, तो डेटर से हम फॉर एग्जांपल कैश बजट में इतनी सेल्स करते हैं 1 लाख रुपए की एक महीने के अंदर, उसका 50% हम अगले महीने ले लेते हैं और बाकी 50% 2 महीने बाद लेते हैं। पैसे इस तरह से आते हैं। फिर किसी सवाल में बोलेगा सेल करते हैं हम 1 लाख रुपए की, हम उसका 25% उसी महीने लेते हैं, बाकी जो बच जाता है उसका 50% 1 महीने बाद लेते हैं और बाकी 50% 2 महीने बाद लेते हैं। 25% पहले निकाल लिया, 25% निकाल के जो बच गया उसका 50% 1 महीने बाद और बाकी 50% 2 महीने बाद। इस तरह की सिचुएशन को सवाल में चेंज करता रहेगा, हम सवाल करते रहेंगे। तो आप जितने उसके सवाल करेंगे तो हर सवाल में ऐसा होगा कि किसी न किसी एक चीज़ में हो सकता है कुछ मुश्किल हो, आपको आप फंसे उसके अंदर, उस तरह होते रहेंगे सवाल, बस यही है। अब जैसे फॉर एग्जांपल सेल्स बजट है, अब देखिए सेल्स बजट में सिर्फ ये बताना था हमें कि किस महीने कितने यूनिट सेल करने का कंपनी सोच रही है। तो सेल्स बजट बता देता हूँ, सवाल कोई इतना अफेक्टिव नहीं था आपका, तो बता ही रहा हूँ ना वो मैं तुम्हें। देखिए जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, फॉर एग्जाम्पल ये 4 महीने, इन 4 महीने में कितने यूनिट्स हम सेल करेंगे, यूनिट्स आ जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जनवरी में, अच्छा ये तो खुद बताएगा, ये तो हम कुछ भी करें खुद नहीं पता कर सकते, वो खुद बताएगा कि जनवरी में हम सोच रहे हैं 500 यूनिट्स बेचें, और फेब में हमने सोचा है 400 यूनिट्स बेचेंगे, मार्च में हमने सोचा है 450, अप्रैल में हमने सोचा है 600 यूनिट्स बिकेंगे। तो
सेल्स बजट में पहले हम यूनिट्स लिखेंगे, किस महीने कितने यूनिट्स बेचने, मल्टीप्लाई बाय कितने रुपए के बेचने, सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो भी बताएगा सेलिंग प्राइस कि जैन में हमें यूनिट्स बेचने फॉर एग्जांपल इतने के, फेब में भी यूनिट्स बेचने इतने के, मार्च में यूनिट्स बेचने इतने के, और अप्रैल में यूनिट्स बेचने हमें इतने के, कुछ भी ये सेल्स आ जाएंगे। ये सेल बजट है, बस यूनिट सोल्ड बताने, वो बताएगा, खुद सवाल में बताएगा, और मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस, सेल बजट बनी, इतना सा सेल बजट। सही। अब दूसरा बजट है प्रोडक्शन बजट। कितने यूनिट्स हमें हर महीने बनाने हैं, हम कितने यूनिट्स हर महीने बनाएंगे वो डिपेंड करता है कितने यूनिट्स हमें हर महीने बेचने, जितने बेचने उस हिसाब से ही बनाएंगे ना, अपनी मर्जी से तो नहीं बना सकता। तो प्रोडक्शन बजट डिपेंडेंट है सेल बजट पर। कितने यूनिट हर महीने बनेंगे, जितने यूनिट आपको हर महीने बेचने उस हिसाब से बनाने पड़ेंगे, थोड़े ज़्यादा या थोड़े से कम। तो प्रोडक्शन बजट सेल्स पे डिपेंडेंट है, ठीक है। अब प्रोडक्शन किस चीज़ की होगी, रॉ मटेरियल बनाते हैं, फिनिश गुड्स बनाते हैं, फिनिश गुड्स प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग चीज़ें एक दो मैं आगे बताऊँगा आपको। हम बिजनेस प्रोड्यूस क्या करेगा, बिजनेस प्रोड्यूस करेगा फिनिश गुड, खरीद के लाएगा रॉ मटेरियल और फिनिश गुड बनाकर उसको बेचेगा, ऐसे ही होगा। तो प्रोडक्शन बजट जो बनता है ना, वो बनता है फिनिश गुड्स का। हम फिनिश गुड्स प्रोड्यूस करता है, तो प्रोडक्शन बजट फिनिश गुड्स से ही कनेक्टेड है पूरा। अच्छा, इसमें हम कितनी यूनिट्स बनाएंगे फिर वो डिपेंड करता है महीने के स्टार्ट में पहले से कितने हैं। फॉर एग्जांपल जनवरी में मैं सोच रहा हूँ 500 यूनिट बना लूँ, तो मुझे जनवरी में बेचने कितने हैं, फॉर एग्जाम्पल 500, तो मैं कह रहा हूँ जैन में 500 बना लेते हैं। फिर किसी ने बताया यार ओपनिंग इन्वेंट्री पहले से 100 यूनिट की पड़ी हुई है, तो ओपनिंग 100 यूनिट का पड़ा हुआ है, तो मैं 500 थोड़ी बनाऊंगा, 100 पड़े हुए हैं तो 400 और बना लूँगा, 500 हो जाएंगे। फिर वो कहते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री भी रखनी है हमें। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी रखनी, हो गया था 50 यूनिट रखने हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री में, तो 100 मेरे पास पहले से पड़े हुए, बेचने हैं मुझे 500 और क्लोजिंग स्टॉक में रखने हैं 50। कितने बनाऊं, तो अब यहाँ पे वाला फॉर्मूला आ जाएगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस जो हम मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में करते थे, प्रोडक्शन माइनस सेल्स इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस कितने प्रोडक्शन माइनस सेल्स इज इक्वल टू क्लोजिंग इन्वेंट्री। सही है। अब फॉर एग्जांपल जैसे जनवरी की बात करें, जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीने की बात कर लेते हैं अभी। ओपनिंग इन्वेंट्री किस चीज़ की होगी, ओपनिंग इन्वेंट्री फिनिश गुड्स की होगी, क्योंकि प्रोडक्शन बजट किस चीज़ का है, फिनिश गुड्स का, तो फिनिश गुड्स की ओपनिंग इन्वेंट्री। तो ओपनिंग इन्वेंट्री फिनिश गुड्स, ओपनिंग इन्वेंट्री बढ़ेगी कैसे, जब हम और यूनिट्स बनाएंगे प्रोडक्शन से बढ़ जाएगी, प्लस प्रोडक्शन। कम कैसे हो जाएंगे ये यूनिट्स, जब हम इनको बेच देंगे, और आखिर में जो बच जाएंगे वो क्या है, क्लोथिंग फिनिश गुड्स। तो ओपनिंग कितना पहले से थे, प्रोडक्शन कितने हमने बनाने हैं ये हमें नहीं पता होगा, ये हमें निकालना होगा, प्रोडक्शन ही तो निकालनी है हर महीने की। ओपनिंग कितना है पता होगा, प्रोडक्शन कितनी है कैलकुलेट करनी होगी, बेच कितना रहे ऊपर सेल बजट से पता चला, जनवरी में कितने यूनिट बेच रहे, 500 बिक गया, और आखिर में जो बच गया वो क्या है, क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये भी कितनी रखनी है ये भी पता होगा। ओपनिंग कितना है ये पता होगा, बिक कितना रहा है ये पता होगा, क्लोजिंग कितना है ये पता होगा, हमें इसको सॉल्व करके क्या निकालना है, प्रोडक्शन निकालना है। और जो जनवरी का क्लोजिंग है वो फैब का क्या बन जाएगा, ओपनिंग। फैब में कितना बनाना है पता करना है, फैब में कितना बेचना है पता होगा, और फैब में कितना क्लोजिंग होगा ये भी बताएगा।
और फैब का क्लोजिंग फिर मार्च का ओपनिंग हो जाएगा। मार्च में कितने यूनिट्स हमें प्रोड्यूस करने हैं, कैलकुलेट करने होंगे, मार्च में कितने बेचने हैं पता होगा, और मार्च में क्लोजिंग क्या होगा पता होगा। तो प्रोडक्शन निकालनी होगी, बैकवर्ड जाके निकालेंगे। किस तरह? क्लोजिंग से पीछे जाएंगे, क्लोजिंग और सेल क्या हो जाएगी आपस में बैकवर्ड जाते हुए प्लस, और ओपनिंग क्या हो जाएगा माइनस, ये आ जाएगा। क्लोजिंग और सेल प्लस, ओपनिंग माइनस, ये आ जाएगा, ये माइनस, इस तरह। तो इस तरह प्रोडक्शन निकालेंगे। लेकिन ये बनेगा पूरा फिनिश गुड्स का प्रोडक्शन बजट। इसमें ओपनिंग स्टॉक भी किसका होगा? फिनिश गुड्स का होगा। क्लोजिंग स्टॉक भी किसका होगा? फिनिश गुड्स का होगा। बेचते भी हम क्या है? फिनिश गुड्स ही बेचते हैं। तो सेल्स भी किसकी है? फिनिश गुड्स। यूनिट्स में है, सब यूनिट्स में है, ये यूनिट्स में चल रहा है पूरा। ये पूरा बजट आपका यूनिट्स के अंदर होगा कि कितने यूनिट्स आपने प्रोड्यूस करे हर महीने, ये निकल जाएगा। हैं वो बताऊंगा बाद में, कोई वैल्यू नहीं है इसकी, बस यूनिट्स में निकलेगा ये फिलहाल। सही है। अब इसमें वो डिफरेंट सिनेरियोज देता है। अब वो कहता है, जैसे फॉर एग्जांपल यही है कि यूनिट्स कितने बेचने हर महीने, ये रहे 500, 400, 450 और 600, ये यूनिट्स हमें हर महीने सेल करना है। यूनिट सोल्ड है हमारे पास। वो कहता है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स at the end of each month is 1 quarter of following month sale। हर महीने के आखिर में क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का इतना है जितना फॉलोइंग मंथ में सेल्स करनी है उसका 1 क्वार्टर, 1/4। सही। जो नेक्स्ट मंथ में हमें बेचना है उसका 1/4 आज का क्लोजिंग इन्वेंट्री है। जैसे अगर आज जनवरी चल रहा है, जनवरी की क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या होगी? जो फरवरी में बेचना है उसका 1/4, वो जैन की क्लोजिंग होगी, वो क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब यही सवाल है, हमें प्रोडक्शन बजट बनाना है जैन फेब मार्च 3 महीने का बनाना है। जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का बनाना है। सही है। स्टेटमेंट क्या है? क्लोजिंग स्टॉक of finished goods, closing stock of finished goods at the end of each month is 1 quarter of sales for the next following month। अब ये स्टेटमेंट है, यूनिट सोल्ड आपके सामने है। ये बताया मैं यूनिट सोल्ड जैन, फेब, मार्च और अप्रैल का कितने यूनिट सोल्ड हैं? 500, 400, 450, 600। 500, 400, 450 और 600, ये यूनिट्स हैं, यूनिट सोल्ड। अब हमें प्रोडक्शन बजट बनाना है। प्रोडक्शन बजट किस महीने का हमें बनाना है? 3 महीने का बनाना है। जैन, फेब, मार्च, 3 महीने का बनाना है। बनाए, ट्राई करें, गलत बना ले, मतलब ट्राई करें। यार आप लोग अगर थोड़ी सी चेयर्स पीछे कर लेना, थोड़ी चेयर्स आप लोग पीछे कर लेना।
मैं तो ऐसे ही बैठा हूँ। इससे तो बेहतर ही है। $400 का 1 क्वार्टर। ओपनिंग गिवन होती है तुम्हारी? ऐसे होता फैब्रिक की सेल्स का 1 क्वार्टर हो गया 100। हाँ जी सर, गाली नहीं ना, दोबारा फोटो लगा। अजय देखिए ओपनिंग सुने बात, ओपनिंग, प्रोडक्शन, सेल और क्लोजिंग, जो जो चीज़ें हैं ना पहले वो लिखते रहे। सबसे पहली चीज़ क्या है, सेल्स हैं हर महीने की। अबे मैं करा रहा हूँ भाई, मैं करा रहा हूँ। सेल देखिए कितनी है, जैन की सेल है 500 यूनिट्स, फेब की सेल्स हैं 400 यूनिट्स और मार्च की सेल्स हैं 600 यूनिट्स। ठीक है, ये आ गई सेल्स आपके पास हर महीने की। 450 है, मार्च के आगे 450। क्लोजिंग स्टॉक कितना हर महीने का, जितना नेक्स्ट मंथ हमें बेचना है ना उसका 1/4। अब जनवरी का सुने बात, जनवरी का क्लोजिंग क्या होगा, जो हमें फरवरी में बेचना है उसका 1/4। फेब में कितना बेचना है 400, इसका 1/4 निकालें, ये आ गया जनवरी का क्लोजिंग। जितना अगले महीने बेचना है उसका 1/4 इस महीने का क्लोजिंग है। यही जैन का क्लोजिंग फेब का क्या बन जाएगा, ओपनिंग। फेब का क्लोजिंग क्या होगा, जो मार्च में बेचना है उसका 1/4। 112.5, मार्च में बेचना है 450 का 1/4 निकालें, 113 कर दें, राउंड ऑफ कर दें फिलहाल 113। ये क्या बन जाएगा, मार्च का ओपनिंग 113 यूनिट्स में चल रहा है सारा। मार्च का क्लोजिंग क्या होगा, जो अप्रैल में बेचना है उसका 1/4। अप्रैल की सेल ऊपर दी हुई है, देखिए कितनी है 600, इसका 1/4 निकालें 150। जनवरी का ओपनिंग क्या होगा, जनवरी का ओपनिंग होगा जो दिसंबर का क्लोजिंग होगा। जनवरी, यार अभी पहले सुन लो, जनवरी का ओपनिंग क्या होगा, जो दिसंबर का क्लोजिंग होगा। दिसंबर का क्लोजिंग क्या होगा, दिसंबर का क्लोजिंग वही होगा जो जैन में बेचना है उसका 1/4। दिसंबर का क्लोजिंग क्या होगा, जो जैन में बेचना है उसका 1/4। जैन में कितना बेचना है 500, उसका 1/4 निकालें, वो दिसंबर का क्लोजिंग है। कितना आ गया 125। ये दिसंबर का क्लोजिंग आ गया। ये क्या बन जाएगा जनवरी का, अभी हो गया पूरा आपका बजट। अब कैलकुलेशन कर लें, यूनिट्स प्रोड्यूस निकाल लें हर महीने का। दिसंबर का जो क्लोजिंग है वो जैन का ओपनिंग होगा, तो हम दिसंबर के क्लोजिंग की बात कर लेते हैं पहले। दिसंबर का क्लोजिंग क्या होगा, वो भी वैसे ही होगा, जो अगले महीने बेचना है उसका 1/4। दिसंबर का क्लोजिंग क्या होगा, जो जैन में बेचना है उसका 1/4। जैन में कितना बेचना है 500, इसका 1/4 दिसंबर का क्लोजिंग होगा। तो 500 का 1/4 निकालें, कितना आएगा 125 दिसंबर का क्लोजिंग हो जाएगा। तो जनवरी का क्या बन जाएगा, ओपनिंग बन जाएगा 125।
आप बैकवर्ड वर्किंग करें, कैलकुलेशन कर लें। जैन की बात करें, 100 क्लोजिंग है, बैकवर्ड है 100, 500 वैसे तो माइनस होता है, बैकवर्ड आते हुए क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 100 प्लस 500 माइनस 125 कितना है, 475 यूनिट्स हम प्रोड्यूस करेंगे जनवरी के अंदर। फेब में 113, 400 प्लस और 100 माइनस 413 और इसका 487। ये प्रोडक्शन आ गई हर महीने की, ये प्रोडक्शन बजट हो गया। इस तरह बनता है प्रोडक्शन बजट। अप्रैल का बनाना ही नहीं ना प्रोडक्शन बजट, मार्च तक बनाना है। अप्रैल के लिए उसको फिर मई की सेल्स देनी पड़ेगी, वो मिलेगा डाटा, जो बनाते हुए हमें डाटा चाहिए वो मिलेगा। अभी तो सिर्फ प्रोडक्शन बजट है, तो बहुत सारी चीज़ें, वो सवाल पूरा इतना बड़ा सवाल आ नहीं सकता। लेकिन मैं आपको एक सवाल कराऊंगा, जैसे पहले सेल बजट बनाना है, प्रोडक्शन बजट बनाना है, परचेज बजट बनाना है, कैश बजट बनाना है, उसके बाद फिर इनकम स्टेटमेंट बनानी है। और प्रोडक्शन बिजनेस है, जो चीज़ें खुद बनाता है बिजनेस, वो डायरेक्ट इनकम स्टेटमेंट पे नहीं पहुंचेगा। वो पहले क्या बनाएगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएगा, फिर वो इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। इनकम स्टेटमेंट में जाएगा तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड लिखेगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये फिनिश गुड्स हैं सारे, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। इनको ये यूनिट्स में, इनको वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो देखना पड़ेगा मार्जिनल यूज करता है, एब्जॉर्प्शन यूज करता है। अगर मार्जिनल यूज करता है तो क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड वैल्यू होते हैं वीसीओपी पे, अगर एब्जॉर्प्शन यूज करता है तो टीसीओपी पे उसको वैल्यू करना पड़ेगा। ये है सवाल, लेकिन इतना बड़ा सवाल आएगा नहीं, क्योंकि आपका आधे घंटे के सवाल में इतना बड़ा सवाल नहीं आ सकता। पहले 40 नंबर के जब सवाल आते थे और टाइम ज़्यादा होता था, उस वक्त आता था, वो भी मैन्युफैक्चरिंग तक आके वो रुक जाता। करेंगे अभी, कराऊंगा मैं, करा दूंगा सवाल। अच्छा, इसके बाद ये हो गया आपका प्रोडक्शन है, यही प्रोडक्शन बजट गई है बस। कभी आसान सवाल भी आते हैं, कभी घुमाने के लिए वो बस यही देगा। इसके बाद क्या स्टेटमेंट देगा, स्टेटमेंट क्या होगी, 1 क्वार्टर की जगह क्या देगा, 1/2 आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। बस बजट ऐसे ही आता है, यही बनता प्रोडक्शन बजट। इसके बाद परचेज बजट। देखिए परचेज बजट में हम क्या बताते हैं, अब परचेजेस किस चीज की होंगी, बिजनेस खरीद के क्या लाएगा, रॉ मटेरियल खरीदेगा बिजनेस। तो बिजनेस खरीद के लाएगा रॉ मटेरियल, सही ना। तो बिजनेस खरीदता क्या है, रॉ मटेरियल खरीदता है। फिनिश गुड तो नहीं खरीदता ना, फिनिश गुड तो बना रहा है ना, तो खरीद के क्या ला रहा है, रॉ मटेरियल। और रॉ मटेरियल की खरीदारी किस में होती है, केजीस में होती है। रॉ मटेरियल हम खरीदते हैं केजीस के अंदर, केजी में होती है। लेकिन अब मेरी बात सुना, पहले ये परचेज बजट यूनिट्स में ही बनाएंगे आप, ये यूनिट्स में ही बनेगा। और यूनिट्स में बनने के बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इसको बाद में कन्वर्ट करेंगे केजीस के अंदर, ये याद रखिएगा। डायरेक्ट केजी में नहीं बना सकते, बनाएंगे दिमाग ख़राब हो जाएगा आप लोगों का। तो पहले ये किस में बनेगा, यूनिट्स में ही बनेगा, यूनिट्स में ही चलेगा कि कितने यूनिट्स का सामान खरीदना है हर महीना, फिर उसको केजी में कन्वर्ट करना बाद में। तो इसका फॉर्मेट क्या होगा, देखें इसका फॉर्मूला क्या होगा। पहली बात तो ये रॉ मटेरियल का है, ये याद रखिएगा। जब वो रॉ मटेरियल की बात करेगा तो वो परचेज बजट की बात कर रहा है, और वो फिनिश गुड की बात कर रहा है तो वो प्रोडक्शन बजट की बात कर रहा है। अब रॉ मटेरियल में फॉर एग्जांपल जनवरी, फरवरी, मार्च, ओपनिंग स्टॉक इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, कितना रॉ मटेरियल था महीने के शुरू में पता चल जाएगा। रॉ मटेरियल ज़्यादा कैसे होगा, क्या चीज़ है रॉ मटेरियल को बढ़ाएगी, एफिशिएंसी से रॉ मटेरियल कैसे बढ़ेगा, आएगा तो बढ़ेगा ना, फिर बचेगा ना, फिर वेस्टेज से बचेगा ना, पहले आएगा ना परचेजेस। रॉ मटेरियल खरीदने से परचेजेस, रॉ मटेरियल बढ़ जाएगा। ये हमें निकालनी होगी कि हर महीने कितना खरीदना है, ये निकालना होगा। तो ओपनिंग रॉ मटेरियल होगा
रॉ मटेरियल परचेजेस हम कैलकुलेट करेंगे। रॉ मटेरियल कम कैसे होगा? रॉ मटेरियल बेचेंगे तो नहीं ना, रॉ मटेरियल थोड़ी सेल करेंगे आप, सेल तो हम फिनिश गुड करते हैं, तो रॉ मटेरियल तो नहीं बेचेंगे। तो रॉ मटेरियल कम कैसे होगा? जब वो प्रोडक्शन के अंदर चला जाएगा तो वो कम हो जाएगा। इतना रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होने चला गया तो रॉ मटेरियल कम हो गया, अब वो फिनिश गुड बनने चला गया, तो प्रोडक्शन उसको कम करेगी, तो लेस प्रोडक्शन, प्रोडक्शन से रॉ मटेरियल। अब प्रोडक्शन कितनी है हर महीने की? प्रोडक्शन बजट में हम निकाल चुके हैं, सारे बजट एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। सबसे पहला बजट है सेल बजट, सेल पता होगी तो प्रोडक्शन बजट बन सकेगा, और प्रोडक्शन बजट बन गया और प्रोडक्शन आ गई तो परचेज बजट बन सकता। और अगर इनमें से कोई एक चीज भी गलत हुई, सब गलत होगा, ठीक है। प्रोडक्शन कितनी है हर महीने वो हम पीछे निकाल चुके हैं फॉर एग्जांपल, और फिर हम क्या लिखेंगे? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग रॉ मटेरियल। तो ओपनिंग रॉ मटेरियल ये फॉर्मूला इसका, प्लस परचेजेस रॉ मटेरियल माइनस प्रोडक्शन रॉ मटेरियल इज इक्वल टू क्लोजिंग रॉ मटेरियल। और यही क्लोजिंग अगले महीने क्या बन जाएगा? ओपनिंग। परचेज पता नहीं कितनी करनी है, बनाने यूनिट्स कितने पता है, और क्लोजिंग कितना बचेगा पता है। ओपनिंग, अब जब एक दफ़ा आपकी परचेजेस निकल जाएंगी ना हर महीने की, इतने यूनिट्स खरीदने हैं, ये यूनिट्स में चल रहा है, याद रखिएगा। क्यों यूनिट्स में चल रहा है ये? क्योंकि आप जो यहाँ पे प्रोडक्शन डाल लेना, ये प्रोडक्शन बजट किस में बना हुआ है? यूनिट्स में बना हुआ है, तो आपको इसको यूनिट्स में ही बनाना पड़ेगा। आप यूनिट्स में ही बनाएगा इसको, तो यूनिट्स निकलेंगे, ये जो कितने यूनिट्स हम हर महीने खरीद रहे हैं, यूनिट्स निकलेंगे। यूनिट्स टू बी परचेज्ड ईच मंथ, ये यूनिट्स आ गए। इतने इतने यूनिट्स हर महीने खरीदना। अगर जरूरत पड़ी, अगर केजी सवाल में है कि फॉर एग्जांपल वो कहता है एक यूनिट पे 2 किलो लगता है, तो प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड 2 केजी चाहिए। अब जैसे मैं इसकी वैल्यू में कन्वर्ट कर लेता हूँ ना, जैसे हमने निकाली परचेजेस, फॉर एग्जांपल ये आ गई 400 यूनिट्स का सामान खरीदना है, 450 यूनिट का सामान खरीदना है और 380 यूनिट्स का सामान खरीदना है फॉर एग्जांपल। ये यूनिट्स में आ गया हमारे पास। अब हम इसको किलोस में कन्वर्ट करेंगे। एक यूनिट पे कितना केजी लगता है? 2 केजी लगता है, तो कितना केजी खरीदना पड़ेगा? 400 यूनिट का सामान खरीदना है, एक यूनिट पे 2 किलो, तो 400 यूनिट का कितना हो गया? 800 केजी खरीदना पड़ेगा। 450 2 किलो के हिसाब से 900 केजी खरीदना पड़ेगा। 380 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो जाएगा? 760। ये किलोस आ जाएंगे, ये किलोस खरीदना पड़ेगा। फिर वो बताएगा 1 किलो कितने का है? 5 रुपए का है फॉर एग्जाम्पल। तो इन किलोस को मल्टीप्लाई कर देंगे हम प्राइस से। 5 रुपए का 1 किलो है, तो 800 किलो खरीदना है। 5 रुपये मतलब 4000 आ गया ना। 5 रुपये का 1 किलो है तो 4500। 5 रुपये का 1 किलो है तो कितना? 3800। ये आ जाएंगी हमारी परचेजेस इन वैल्यू, ये परचेजेस हो जाएंगी पैसों में। और अगर किलो की कहानी नहीं है तो जो यूनिट्स हैं इन्हीं को मल्टीप्लाई कर देगा पैसों से। केजीज की कहानी नहीं है तो 400, जैसे फॉर एग्जांपल 400 यूनिट आ गई, परचेज बजट बनाया 400, 450, 380 यूनिट्स आ गए। अब यहाँ पे कोई कहानी नहीं है कि किलोस विलोस की कोई बात ही नहीं कर रहा हूँ, वो कह रहा है 1 यूनिट 5 रुपये का मिलता है रॉ मटेरियल, तो इस 400 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई बाय 5, मल्टीप्लाई बाय 5, मल्टीप्लाई बाय 5 कर। अगर बोल रहे हैं केजी की कहानी है और 1 केजी इतने का मिलता है, तो हमें इसको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर केजी इतने का मिलता है पैसे निकालने पड़ेगा। सही, अगर केजी से सवाल है। मेन चीज तो ये है ना, ओपनिंग रॉ मटेरियल, परचेज रॉ मटेरियल, प्रोडक्शन में जो चला गया, और क्लोजिंग रॉ मटेरियल। इससे परचेज निकालिए। बैकवर्ड आएंगे तो क्लोजिंग और प्रोडक्शन, वैसे प्रोडक्शन माइनस होती है, बैकवर्ड आएंगे तो क्लोजिंग और प्रोडक्शन क्या हो जाएगी? प्लस, और ओपनिंग माइनस। याद है, याद है।
अच्छा, इसके बाद अब देखें सीक्वेंस ये बनी, सुने सीक्वेंस बजट की ये बनी। सबसे पहले कौन सा बजट बनेगा? सेल्स बजट, सही है। सेल्स बजट के बाद दूसरा बजट कौन सा बनेगा? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन बजट के बाद तीसरा बजट कौन सा बनेगा? परचेज बजट। परचेज बजट के बाद बनता है कैश बजट। कैश बजट के बाद बनेगा डेटर और क्रेडिटर बजट, और उसके बाद बनेगा बजटेड इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। इसको हम बोलते हैं मास्टर बजट। नॉर्मली ऐसा होता है कुछ सवाल वो सिर्फ इनकम स्टेटमेंट बजटेड के देता है और बैलेंस शीट के देता है, बाकी चीज़ें नहीं देता, सिर्फ इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बना दो। या कुछ पहले की चीज़ें देता है, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट नहीं देता, बहुत लंबा हो जाता है वरना सवाल। 3 बजट ही आते हैं नॉर्मली, सेल, प्रोडक्शन, परचेज, और बहुत हुआ तो कैश बजट थोड़ा सा दे दिया। कभी कभार कैश बजट का सिर्फ कैश बजट का सवाल आता है, कई बार सिर्फ और सिर्फ मास्टर बजट का सवाल आता है, बस बाकी चीज़ें नहीं आती। तो इस तरह की चीज़ें वो पेपर में देते हैं। अब अगर इसके बाद हम कैश बजट की बात करें तो देखें कैश बजट BS बैलेंस शीट, बजटेड इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, मास्टर बजट। हाँ, बता रहा हूँ। मदर डेट कंप्लीट बैलेंस शीट, उसके नीचे मास्टर बजट। अच्छा यार, इसके बाद देखा कैश बजट में, जैसे फॉर एग्जांपल जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने। अब कैश बजट में क्या आएगा? सबसे पहले इनफ्लोस, हर महीने पैसे कहाँ से आ रहे हैं। और नॉर्मली सवालों के अंदर पैसे कहाँ से आ रहे होते हैं? नॉर्मली एक कैश सेल से आते हैं, हर महीने जितनी कैश सेल हो रही है वहाँ से पैसे आते हैं। और पैसे कहाँ से आते हैं? वो डेटर जो हमें 1 महीने बाद पैसे दे रहे होते हैं, 1 महीने पुराने पैसे आ रहे होते हैं, 1 महीने वाले डेटर्स, वो पैसे दे रहे होते हैं। और कुछ होते हैं जो 2 महीने बाद पैसे दे रहे होते हैं डेटर्स, नॉर्मली यहाँ से पैसे आ रहे होते हैं। और कोई सवाल अगर उसमें इशू ऑफ शेयर्स अगर हो गया है तो वहाँ से पैसे आ जाते हैं। ये पैसे आ रहे होते हैं यहाँ से, ये इनफ्लोज है। अगर इशू ऑफ शेयर एक दफ़ा होगा ना, बार बार क्यों होगा? या कोई नॉन करंट एसेट बेचा है, वैसे नॉर्मली ये पहले वाले 3 ही होते हैं, डेटर से ही पैसे मिल रहे होता है। अब वो किस तरह से पैसे मिलते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, पैसे इस तरह से मिलते हैं।
ये सेल है, इसको लिखते हैं, देखें 500 इंटू 10 करें कितना है, 5,000 रुपये की सेल है फॉर एग्जांपल, और 400 इंटू 10 4,000 की सेल है, और 450 इंटू 15 कितनी हुई, 6,750 की सेल है, 7,200। ये सेल बजट है, ये सेल है सारे महीनों की। अब जनवरी की सेल है 5,000, हमने देख लिया जनवरी में 5,000 का सामान बेचा। पैसे किस तरह से मिलते हैं अभी हमें खुद बताएगा एग्जाम में, वो बता रहा है 10% कैश सेल्स, 50% of the remaining sales दस % कैश सेल है। कैश सेल का मतलब उसी महीने मिल जाता। 50% ऑफ रिमेनिंग सेल्स, रिमेनिंग सेल्स का 50% हमें कब रिसीव होता है, 1 महीने के बाद, और हम उस पर 2% डिस्काउंट देते हैं। मतलब ये नहीं कह रहा अगर सेल 100 रुपये की है तो 10%, 10 रुपये कैश सेल हो गए, कितनी बची पीछे, 90 रुपये बची। जो 90 बची है इसका 50% 1 महीने बाद देता है। पूरी सेल का 50% नहीं बोल रहा, बात समझ में आ रही है। 100 रुपये का 50% नहीं बोल रहा, कैश सेल हटाकर जो बच गया रिमेनिंग उसका 50% बोल रहा। तो जैसे 5,000 सेल थी, फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 5,000 सेल थी, 10% तो कैश सेल है, 5,000 का 10% निकाले तो हम जनवरी में लिखेंगे कैश सेल। इस महीने की सेल का 10% इसी महीने मिल गया 500 इसी महीने आ गया। अब आ जाए रिमेनिंग कितनी बची भाई, 90% बचा। 5,000 का 90% निकालें, 5,000 का 90% निकाला हमने, कितना आ गया, 4,500 आ गया। ये रिमेनिंग आ गया 4,500। इस रिमेनिंग का 50%, कैश सेल के बाद रिमेनिंग कितना है, 4,500 ना, रिमेनिंग का 50% निकालें, कितना आ गया, 2,250। ये हमें मिलेगा फैब में, ये पूरा नहीं मिलेगा, 2% कट के मिलेगा। तो इसका 2% निकालें, माइनस करें, या फिर इसका 98% निकालना है। 2% निकालें, माइनस करें, या फिर इसका 98% ले लें। तो इसका 98% ले लेते हैं, कितना आ गया, ये मिलेगा फैब में हमें। और 1 महीने बाद के मिल रहा है ना ये, तो ये 1 मंथ वाला है। तो 5,000 का रिमेनिंग कैश सेल हटा के 90% निकाला, रिमेनिंग का 50%, उसका 50% निकाला, 2,250। 2% काट के मिलेगा, तो 2,250 में से 2% काटा, 98% निकाला, वो हमें मिलेगा फिर। अब मार्च में कितना मिलेगा, बाकी का 50%। 5,000 का 10% तो कैश सेल थी, हटा दें, कितना बचा रिमेनिंग, 90%। 90% कितना है, 4,500। 4,500 का 50% आधा,
फेब में मिल गया, और बाकी आधा कब मिलेगा, मार्च में। मल्टीप्लाई करें 50% बाकी 2250, कोई डिस्काउंट नहीं है, ये मार्च में मिलेगा 2250। कब मिल रहा है, 2 महीने के बाद। इस तरह की वर्किंग कराता है ये इन्फ्लोस। बहुत दिमाग हाजिर चाहिए बजटिंग का सवाल सॉल्व करने के लिए। बस आपको उसकी स्टेटमेंट समझ में आनी चाहिए, बाकी तो कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई करना है बस। स्टेटमेंट समझ में आनी चाहिए। डिस्काउंट तो कट के पैसे मिलेंगे ना। हम कैश बजट बना रहे हैं, कैश बजट में क्या लिखना है, पैसा कितना आ रहा है और पैसा कितना जा रहा है, इनफ्लोज आउटफ्लोज। तो डिस्काउंट कट जाएगा तो पैसा कितना मिलेगा, डिस्काउंट कट के ही मिलेगा ना, तो डिस्काउंट काट के निकालेंगे पैसा कितना मिलेगा। हो सकता है उनको चीजें सस्ती बेचने हो जानी, 2 महीने वाले को डिस्काउंट नहीं दे रहे भैया, कैश सेलिंग को कर रहे हैं, हो सकता है उनको सामान ही सस्ता दिया। सर ये 2 महीने बाद जो बाकी पैसे बचे वो 2 महीने बाद मिलेंगे। तो इसमें से कैश डिस्काउंट नहीं है क्या डिस्काउंट पे, क्या डिस्काउंट से 1 मंथ वालों पे, इस पे ये वो क्रेडिट सेल है ना, क्या डिस्काउंट देके हम चाह रहे हैं जल्दी पैसे आ जाए। 2 महीने वालों को भी डिस्काउंट देंगे तो सब 2 महीने बाद ही पैसे देंगे, फिर 1 महीने बाद कौन देगा। क्रेडिट सेल्स बुला सकते हैं, 1 मंथ वाले क्रेडिट सेल्स 2 महीने क्रेडिट सेल्स। हाँ लिख सकते, नाम तो कुछ भी लिख दो, मसला नहीं, अमाउंट ही। अच्छा अब इसके बाद देखें, अब मैं ये नहीं बोला हर सवाल में ऐसे ही आएगा, हर सवाल में अलग आएगा, यही मसला है बजटिंग का, हर सवाल में अलग आएगा, होगा इसी तरह का, ऑलमोस्ट मोर और लेस इसी तरह का ही होगा, परसेंटेज बदल देगा, तकरीबन ऐसे ही होगा। अब आ जाए आउटफ्लोज पे। इनफ्लोज के बाद कैश बजट में क्या आ जाएगा, आउटफ्लोज, कितना पैसा आ रहा है कितना पैसा जा रहा है। अब आउटफ्लोज में किधर गया हुआ पैसा, सप्लायर को दिया होगा, पेमेंट टू सप्लायर, जो सामान खरीदा है सप्लायर को पेमेंट। अच्छा कैश परचेजेस हैं अगर, उसकी पेमेंट, वेजेस की पेमेंट, वेजेस के बाद और किसी एक्सपेंस की पेमेंट है, फॉर एग्जांपल ओवरहेड्स की पेमेंट है, फिक्स कॉस्ट की पेमेंट है, अगर नॉन करंट एसेट खरीदा है किसी महीने उसकी पेमेंट है, ये आ जाएगा नेट फ्लो। इनफ्लो ऊपर है, आउटफ्लो नीचे है, माइनस करके नेट फ्लोज, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो नेट फ्लोज, इनफ्लो माइनस आउटफ्लोज नेट फ्लोज, ये नेट फ्लोज आ जाएंगे हर महीने।